गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने प्लांट फिजियो में लास्ट टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। फोटो पीरियोडिज्म है क्या? देखो, फोटो मीन्स लाइट और पीरियोडिज्म मतलब पर्टिकुलर टाइम या ड्यूरेशन। तो ये कह रहा है कि प्लांट में जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है, फ्लावरिंग जो प्रोसेस होती है, उस फ्लावरिंग की प्रोसेस पे इफ़ेक्ट है किसका भाई? इफ़ेक्ट है लाइट ड्यूरेशन का। किसका? लाइट ड्यूरेशन का। यानी लाइट ड्यूरेशन का प्लांट की फ्लावरिंग में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी को आप जानते हैं फोटो पीरियोडिज्म। और वी कैन से इफ़ेक्ट और रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट अगेंस्ट लाइट ड्यूरेशन बाय या थ्रू फ्लावरिंग इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। तो है क्या? डेफिनेशन देखें एक बार इसकी। द रिलेटिव length of day and night is called photoperiod. The response of plant to the photoperiod expressed in the form of flowering is called as photoperiodism. यानी प्लांट का जो फोटो पीरियड्स है, यानी जो डे और नाइट की जो टाइमिंग है, डार्क और लाइट की जो टाइमिंग है, उसके अगेंस्ट जो फ्लावरिंग के थ्रू जो रिस्पॉन्स आता है वही क्या है? फोटो पीरियोडिज्म है। अलग से लिखा है इसने, इफेक्ट और रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। यानी डे मीन्स फोटो पीरियड्स आ जाएगा और नाइट के अंदर आ जाएगी डार्क फेज ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। इस इफेक्ट को ही क्या बोल रहे हैं आप लोग? फोटो पीरियोडिज्म बोल रहे हैं। देखिए कह रहा है कि द फिनोमिनन ऑफ फोटो पीरियोडिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड एलार्ड। ये बात आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला पॉइंट तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म, वो डेफिनेशन दे देगा। उसके बाद में वो पूछ लेगा कि फोटो पीरियोडिज्म की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? गार्नर एंड एलार्ड ने ऑन मैरीलैंड मैमोथ ए म्यूटेंट वेराइटी ऑफ टोबैको। यानी ये रियल में टोबैको जो प्लांट है उसकी म्यूटेंट वेराइटी है। एंड बायोलोक्सी सोयाबीन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेस पे इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखिए इन्हीं किस बेस पे? इस फोटो पीरियड्स के बेस पे 3 ग्रुप में डिवाइड किया प्लांट्स को। 3 ग्रुप में किस टाइप से डिवाइड किया? इसमें से फर्स्ट जो है वो है शॉर्ट डे प्लांट। आप लोग पहले यहाँ देखें, मान लो अपने पास ये मैं पूरे डे की लेंथ को 24 आवर्स को इस टाइप से 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 8 आवर और 8 आवर के 3 ग्रुप में फुल डे की लेंथ को 24 आवर्स को इस टाइप से 8 आवर में आप डिवाइड कर लेते हैं। मान लो कि किसी भी प्लांट के लिए XYZ टाइप का कोई प्लांट है, उस प्लांट को फ्लावरिंग की प्रोसेस के लिए जो नॉर्मल या एवरेज लाइट जो है, वो एवरेज लाइट उसको 8 आवर चाहिए। कितनी चाहिए? 8 घंटे उसको एवरेज लाइट चाहिए। तो ये 8 आवर जो लाइट है, ये 8 आवर उसके लिए एक क्रिटिकल टाइम हो गया। क्या हो गया अभी? लाइट का एक एवरेज टाइम हो गया, क्रिटिकल टाइम हो गया। इसी क्रिटिकल टाइम से किसी प्लांट को तो ज़्यादा टाइम के लिए लाइट चाहिए, मतलब 8 आवर से ज़्यादा लाइट चाहिए, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनको इन 8 आवर से भी कम टाइम के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फ्लावरिंग। तो उस बेस पे इन्होंने क्या किया कि प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है आपके शॉर्ट डे प्लांट SDP। देखो, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ऐसे प्लांट हुए जिनको क्रिटिकल जो टाइमिंग थी, यानी 8 आवर जो क्रिटिकल टाइमिंग थी, उससे भी कम टाइम के लिए इनको क्या चाहिए? लाइट चाहिए। इससे भी कम टाइम के लिए लाइट चाहिए। मान लो आप तो ये मान लें कि 8 आवर से भी कम टाइम के लिए इनको लाइट चाहिए। 8 आवर से कम टाइम के लिए लाइट चाहिए, इसका मतलब अप्रोक्स 16 आवर जो टाइम है, उतने टाइम के लिए इनको क्या चाहिए? डार्कनेस भी चाहिए। तो इन प्लांट्स को आप लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, LNP भी बोल सकते हैं। बिकॉज शॉर्ट डे मतलब इनको लाइट कम चाहिए, तो अंधेरा क्या चाहिए? नाइट क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, तो लॉन्ग नाइट प्लांट। आगे इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो, These plants give flowers on exposure of photo period equal or shorter than their critical day length। यानी या तो इस क्रिटिकल डे लेंथ के इक्वल होना चाहिए लाइट इसके लिए, या इससे कम होगी तभी इनमें फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज इनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस एक्सपोज नहीं होगी, फ्लावर्स जो है वो नहीं बनेंगे।
आगे लिखा हुआ है दे नीड ए कंटिन्यूअस यानी इंटरप्टेड डार्क पीरियड फॉर फ्लावरिंग, यानी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि इन प्लांट को लाइट तो चाहिए 8 आवर के लिए, तो इनके लिए डार्कनेस कितने टाइम के लिए चाहिए, कम से कम 16 आवर के लिए इनको क्या चाहिए, डार्कनेस चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में थस SDP ऑल्सो कॉल्ड एज LNP यानी लॉन्ग नाइट प्लांट भी इनको आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे SDP के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जैसे टोबैको जो है वो SDP में आता है, सोयाबीन SDP में आता है, वायोला, जेंथियम, क्राइजेंथियम, कैनाबिस, कोलियस, चिनोपोडियम, इम्पोर्टेंट है चिनोपोडियम, आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मस्टर्ड, डहेलिया, शुगरकेन, स्ट्रॉबेरी, कॉस्मोस और राइस। देखो इनमें से वो प्लांट अपने को याद रखने हैं जो अपने एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जनरली राइस का आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राइस कैसा प्लांट है, तो राइस शॉर्ट डे प्लांट है। इसके अलावा शुगर केन का आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि कॉमन प्लांट है जो अपने याद है नेम इनके। इसके अलावा मस्टर्ड का आप लोगों से पूछा जा सकता है, चिनोपोडियम का पूछा जा सकता है, वायोला पूछा जा सकता है, तो सोयाबीन पूछा जा सकता है, टोबैको पूछा जा सकता है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स है। आगे लिखा हुआ है कि इन SDP द डार्क पीरियड इज क्रिटिकल एंड मस्ट बी कंटिन्यूस, यानी इसके लिए डार्क पीरियड जो है वो फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइट तो इनको 8 आवर से कम के लिए भी काम चल सकता है। इफ़ दिस डार्क पीरियड इज ब्रोकन बाई ए ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट देन SDP विल नॉट फ्लावर्स। देखें होता क्या है कि इसका मीनिंग ये था कि इनको इस टाइमिंग के लिए इस 16 आवर के लिए क्या चाहिए, डार्क चाहिए। बाई चांस आपने क्या कर दिया कि बीच में इस 16 आवर वाले टाइम को बीच में आप लोगों ने रेड लाइट से थोड़ी सी यहाँ लाइट दे दी, सिर्फ 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए आपने लाइट दे दी, यानी इस डार्क फेज जो लॉन्ग डार्क फेज थी जिसको आपने क्या कर दिया, बीच में डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, ध्यान रखें। आगे कह रहा है मैक्सिमम इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग विद रेड लाइट अकर्स एट अबाउट द मिडल ऑफ द क्रिटिकल डार्क पीरियड, यानी ये कह रहा है कि जो क्रिटिकल डार्क पीरियड है इनके लिए मान लो 16 आवर का है, तो उसके बीच में यदि आप बिल्कुल क्या कर देते हो, उसको रेड लाइट से डिस्टर्ब कर देते हो, तो इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस नहीं होने वाली। आगे इसने लिखा हुआ है प्रोलोंगेशन ऑफ द कंटिन्यूस डार्क पीरियड इनिशिएट अर्ली एंड गुड फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, यानी इस डार्क पीरियड को आप थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग कर देते हैं, यानी इसको और बढ़ा देते हैं, या यूँ मान लें कि इन डार्क पीरियड्स को कंटिन्यू डार्क रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें क्या हो जाता है, इनिशिएट अर्ली एंड गुड फ्लावरिंग इन SDP, यानी इनमें जल्दी फ्लावरिंग हो जाएगी और साथ में क्या हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। सेकेंड टाइप के आई थिंक समझ में आ गया होगा, शॉर्ट डे प्लांट यानी जिनके लिए क्रिटिकल लेंथ जो है, ड्यूरेशन जो है उससे कम ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए। फिर आपका आता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें कि दीज प्लांट्स फ्लावर ओनली व्हेन दे एक्सपोज टू क्रिटिकल फोटो पीरियड्स और फोटो पीरियड्स लॉन्गर देन द क्रिटिकल डे लेंथ, यानी क्रिटिकल डे लेंथ आप लोगों ने कंसिडर की थी 8 आवर के लिए, तो ये कह रहा है कि इनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होगी, क्रिटिकल जो टाइमिंग है 8 आवर जो है उससे ज़्यादा टाइम के लिए इनको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तो उनको बोल दिया आप लोगों ने लॉन्ग डे प्लांट। द लाइट पीरियड इज़ क्रिटिकल फॉर लॉन्ग डे प्लांट, यानी इनके लिए जो पीरियड है क्रिटिकलनेस जो ला रहा है वो कौन सा ला रहा है, लाइट पीरियड ला रहा है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट के लिए नाइट जो थी वो क्रिटिकल थी। नाइट जो है डार्कनेस ज़्यादा क्रिटिकल थी, इनके लिए क्या क्रिटिकल ज़्यादा है बेटा, इनके लिए लाइट जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके अलावा इसने एग्जांपल देखा है हैनेबिन, इसके अलावा स्पिनच, शुगर बीट, वो शुगर केन था और ये शुगर बीट है, रेडिस, कैरेट, वीट, लार्क्सपर, बार्ले, एविना और पोटैटो। इसके जितने भी एग्जांपल दिए हैं सब इम्पोर्टेंट है, अभी अपने कॉमन नेम है, सब चीज़ें जानते हैं अपने, तो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है इनसे रिलेटेड। आगे लिखा हुआ है
ए ब्रीफ एक्सपोजर इन द डार्क पीरियड स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट। देखो ये कह रहा है कि ब्रीफ एक्सपोजर इन द डार्क पीरियड स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को आप लोग एक्सपोज कर देते हो किसमें, डार्क पीरियड से, तो ऐसी सिचुएशन में इनमें फ्लावरिंग स्टिमुलेट होती है। क्योंकि इनके लिए क्रिटिकल क्या है, लाइट क्रिटिकल है, तो आप बीच में इसको लाइट से डिस्टर्ब करते हो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो ब्रीफ एक्सपोजर इन द डार्क पीरियड स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने थर्ड जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट है उनका डिस्कशन करेंगे। हाँ देखिए बेटा, थर्ड जो प्लांट है वो है आपके डे न्यूट्रल प्लांट या फिर इंटरमीडिएट प्लांट्स। दीज प्लांट डू नॉट नीड स्पेसिफिक लाइट पीरियड फॉर द फ्लावरिंग, यानी इनके लिए लाइट पीरियड कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल इसने लिखा हुआ है जियाज, कॉटन, टोबैको, सनफ्लावर और कुकुम्बर, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। LSDP की बात करें, दीज आर SDP लॉन्ग शॉर्ट डे की बात कर रहे हैं। LSDP में दीज आर शॉर्ट डे प्लांट मस्ट बी एक्सपोज टू लॉन्ग डे। शॉर्ट डे प्लांट है बट उनको मस्ट एक्सपोज टू लॉन्ग डे ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ, जैसे ब्रायोफिलम, यानी इनको अर्ली स्टेज में, ग्रोथ की इनिशियल फेज में इनको क्या चाहिए, इनको लॉन्ग डे चाहिए। दूसरा SLDP की बात कर रहा है, यानी शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट की बात कर रहे हैं। दीज आर LDP बट मस्ट बी एक्सपोज टू शॉर्ट फोटो पीरियड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ। यानी ये जो प्लांट है ये है तो जैसे ऊपर वाले प्लांट को बता रहा है SDP शॉर्ट डे प्लांट है, नीचे वाला कौन सा बता रहा है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट को ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में इनिशियल जो ग्रोथ होती है, इनिशियल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग डे चाहिए। और जो लॉन्ग डे प्लांट है उन लॉन्ग डे प्लांट को इनिशियली क्या चाहिए, शॉर्ट डे चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसलिए है, इसमें रीजन इसका ये है कि जो SDP है उनमें फ्लावरिंग के लिए तो क्रिटिकल लेंथ से कम लेंथ के लिए अपने को फोटो पीरियड चाहिए, बट जो नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ है, उसके लिए क्या चाहिए, लॉन्ग डे चाहिए। इसलिए इसको लिख दिया LSDP। फ्लावरिंग बाद की प्रोसेस होती है जबकि पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। तो सेकंड वाले में SLDP प्लांट तो लॉन्ग डे प्लांट है, इनमें फ्लावरिंग जब होगी तो सिचुएशन में अपने को क्या चाहिए, लॉन्ग डे चाहिए, बट वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, इनको शॉर्ट डे चाहिए। तो ये इस टाइप से इन्होंने दे रखा है अलग अलग। आगे लिखा हुआ है इसने, कैजलेच जॉन जो साइंटिस्ट था, रिपोर्टेड दैट स्टिमुलेशन ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड इज परसेप्टेड बाय लीव्स, यानी इसको रिसीव करने का काम जो है वो कौन करता है, जनरली लीफ करती है। उसके अलावा चिलैया खान जो साइंटिस्ट था, चिलैया खान डिस्कवर्ड फ्लोरिजिन, इट हैज़ बीन नॉट आइसोलेटेड थस कॉल्ड हाइपोथेटिकल हार्मोन। यानी ये चिलैया खान जो साइंटिस्ट था, उस चिलैया खान साइंटिस्ट का मानना ये था, ये कह रहा था कि भाई ये जो फोटो पीरियोडिज्म का इफेक्ट है उसके लिए एक हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल है और उसका नेम क्या है, फ्लोरिजिन, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो रिस्पॉन्सिबल है। बट यह हाइपोथेटिकल हार्मोन था, इसको आइसोलेटेड नहीं किया गया। जिस टाइप से ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइन है, जिनको आइसोलेट किया गया उस टाइप से इसको आइसोलेट नहीं किया गया, ओनली हाइपोथेटिकल हार्मोन है। अब ये कह रहा है इन फोटो पीरियड्स के ऊपर फाइटोक्रोम का इफेक्ट क्या है। फाइटोक्रोम का मतलब लाइट एब्जॉर्बिंग जो क्रोमेटिन्स होते हैं उनका क्या इफेक्ट रहता है वो भी डिस्कशन करते हैं। देखें एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। देखिए भाई फाइटोक्रोम से रिलेटेड बातें बता रहा है। एक साइंटिस्ट था बॉर्थविक एंड हेंड्रिक्स, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड ए लाइट सेंसिटिव पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। यानी इन्होंने लाइट को एब्जॉर्व करने वाला जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है और वो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी डिस्कवरी की थी।
बटलर जो साइंटिस्ट था गेव टर्म फाइटोक्रोम फॉर दिस पिगमेंट एंड आइसोलेट इट। बटलर ने क्या कर दिया, इसको आइसोलेट कर लिया, उसको नेम दे दिया फाइटोक्रोम। पिगमेंट फाइटोक्रोम इज ए क्रोमोफोर बिलीप्रोटीन which is an open tetrapyrrole related to phycobilins। यानी ये एक्चुअल में फाइटोक्रोम जो है वो है क्या, ये बिली प्रोटीन्स होती है, जैसे बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, उस टाइप से बिली प्रोटीन्स है। फाइटोक्रोम जो है क्रोमेटोफोर बिली प्रोटीन्स है, विच इज एन ओपन टेट्रापायरोलिक रिलेटेड टू फाइकोबिलिन्स, यानी फाइकोबिलिन से रिलेटेड ओपन टेट्रापायरोलिक रिंग वाली स्ट्रक्चर जो है वो होती है। फाइटोक्रोम मेनली लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्लांट। इन्होंने कहा कि ये जो फाइटोक्रोम है वो मिलता कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिल रहा है। इसके अलावा फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, टू फॉर्म्स में मिलता है, PR यानी फाइटोक्रोम रेड, और दूसरा है फाइटोक्रोम FR यानी फाइटोक्रोम फार रेड। देखो फर्स्ट जो फॉर्म है फाइटोक्रोम रेड वाले की बात कर रहा है, ये PR की बात कर रहा है। रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है, यानी PR तो क्या करेगी, रेड लाइट को एब्जॉर्व करेगी। इंड्यूस फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, यानी रेड लाइट को एब्जॉर्व करने वाली है और शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ही फ्लावरिंग करवाने वाली है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन रेंज जो है उसकी कितनी है, 630 टू 670 नैनोमीटर की है, और एब्जॉर्प्शन पीक पॉइंट जो है वो 667 नैनोमीटर का है, यानी ये लाइट एब्जॉर्प्शन की पीक पॉइंट की बात कर रहा है। और जो फार रेड है, फाइटोक्रोम फार रेड है, PFR की बात करें, दिस इज फॉर फार रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म, इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे, यानी फार रेड तो लॉन्ग डे में करेगा, और जो फार रेड तो लॉन्ग डे में, और रेड जो है वो किस में करेगा, आपके शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करवाएगा। एब्जॉर्प्शन रेंज कितनी बता रहा है इसकी, 720 टू 740 नैनोमीटर। एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो 735 नैनोमीटर पे है। बोथ फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम्स आर फोटोबायोकेमिकली इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एंड आर स्टेबल। कैसी होती है, स्टेबल होती है, इंटरचेंजेबल है। आगे लिख रहा है द फाइटोक्रोम फार रेड यानी येलोविश फॉर्म जो है ग्रेजुअली चेंज इनटू PR, ये ब्लूइश फॉर्म होती है, फॉर्म इन डार्क, यानी ये डार्क पीरियड के अंदर, डार्कनेस के अंदर, ये देखो इधर लिखा हुआ है फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, ये फार रेड जो है वो फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो इसमें चेंज होगा, रेड में चेंज होगा, तो फार रेड जो फाइटोक्रोम रेड है, PR जो है वो SDP में फ्लावरिंग करवाएगा, SDP में फ्लावरिंग करवा देगा। अब SDP में फ्लावरिंग कराएगा कब, डार्कनेस की प्रोसेस में। इसका मतलब SDP के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गया, डार्क फेज हो गया। जबकि ये लाइट में क्या होता है कि ये जो फाइटोक्रोम रेड है वो कन्वर्ट हो जाता है फार रेड के अंदर, लाइट में यानी डे टाइम में। अब डे टाइम में ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर है, PR के अंदर कन्वर्ट है, PFR में कन्वर्ट हो जाएगा। PFR में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये क्या करवा देगा, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग करवा देगा। शॉर्ट डे के लिए तो ये, और लॉन्ग डे के लिए ये फ्लावरिंग करवा देगा। आगे देखो इसने लिखा हुआ है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें इसका, किस टाइप से इंटरचेंजेबल है। देखिए बता रहा है कि ड्यूरिंग डे द फार रेड फाइटोक्रोम फार रेड फॉर्म इज एक्यूमुलेटेड इन द प्लांट्स, यानी डे टाइम में ये कह रहा है कि PR जो है वो कन्वर्ट होता रहता है किसके अंदर, PFR में, फाइटोक्रोम रेड में, विच इज इनहिबिटेड द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। अब ये PFR क्या करेगा, ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करवा रहा है, इसका मतलब SDP में ये क्या करवा देगा बेटा, ये करवा देगा इनहिबिशन, फ्लावरिंग को क्या कर देगा, इनहिबिट करवा देगा। बट स्टिमुलेट इन लॉन्ग डे, लॉन्ग डे में स्टिमुलेशन करेगा और इसको ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, कौन, PFR। आगे लिखा है फाइटोक्रोम PFR 730 इज एक्टिव फॉर्म, ये कैसी है, एक्टिव फॉर्म है, विच कंट्रोल्स मैनी फोटो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट, कुछ प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है। आगे लिखा है कंट्रोल ऑफ मोर्फोजेनेसिस बाय लाइट
फाइटोक्रोम इज कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। यानी ये कह रहा है कि ये अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी कंट्रोल कर रही है, और ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो मॉर्फोजेनेटिक ज़्यादा प्रोसेस होती है, यानी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस को कंट्रोल करती है। इसलिए इन फाइटोक्रोम्स को क्या बोल देते हैं आप लोग, फोटोमॉर्फोजेनेसिस भी आप बोल सकते हैं। आगे लिखा है नाउ फाइटोक्रोम इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट किंगडम। यानी फाइटोक्रोम जो है वो यूनिवर्सली प्लांट किंगडम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट के अंदर ही अपने को मिल रहा है। आगे लिखा है फाइटोमॉर्फोजेनेसिस इन हायर प्लांट्स अपीयर टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ वन ऑफ 3 फोटो रिसेप्टर्स। यानी किन के कंट्रोल में रहेगा, इन 3 जो फोटो रिसेप्टर है उनके तीनों में से किसी एक के कंट्रोल में रहेगा, या तो फाइटोक्रोम के कंट्रोल में रहेगा, या क्रिप्टोक्रोम के कंट्रोल में रहेगा, या फिर यूवीबी रिसेप्टर्स के कंट्रोल में रहेगा। देखो फाइटोक्रोम विच एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ लाइट, क्रिप्टोक्रोम जो है विच एब्जॉर्ब ब्लू एंड यूवी ए लाइट, और बी जो है विच एब्जॉर्ब यूवी बी यानी 290 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। यानी प्लांट के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं, मॉर्फोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है, उन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए फाइटोक्रोम्स होते हैं। और उन फाइटोक्रोम्स में बात करें कि कौन कौन से फाइटोक्रोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो या तो फाइटोक्रोम करेगा जो रेड और फार रेड को एब्जॉर्ब कर सकता है, या क्रिप्टोक्रोम करेगा, या फिर यूवी बी जो है वो रिसेप्टर का काम करने वाला है। तो ये अपना टॉपिक जो है वो फोटो पीरियड्स का पूरा हुआ। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको आपकी आरबीएससी की बुक से अपने मॉड्यूल से एक बार ज़रूर रीड करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइटोक्रोम से रिलेटेड, फोटो पीरियड से रिलेटेड, वो आप लोगों के एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका जो है वो बार बार लिखें, उनको जो एक्सरसाइज जो है वो अपने करें, उसी के बेस पे अपने को याद रहने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट जो इफेक्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है वर्नेलाइजेशन और यारोविजाइजेशन। ये होता क्या है वर्नेलाइजेशन? जिस टाइप से अभी अपने डिस्कशन कर रहे थे, लाइट ड्यूरेशन का इफेक्ट कर रहे थे, यहाँ ड्यूरेशन जो है वो लो टेम्परेचर का है। किसका इफेक्ट है भाई? लो टेम्परेचर इफेक्ट है किसके ऊपर? फ्लावरिंग की प्रोसेस पे ऊपर। यानी प्लांट में जो फ्लावरिंग की प्रोसेस हो रही है, उस फ्लावरिंग की प्रोसेस पे लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा वो अपने डिस्कशन करेंगे वर्नेलाइजेशन में। और फोटो पीरियोडिज्म का मतलब वहाँ लाइट टाइमिंग का इफेक्ट आप लोग कर रहे थे, यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे। तो देखिए होता क्या है, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर वाज फर्स्ट रियलाइज्ड बाय क्लिपार्ट 1857 में। यानी इस बंदे ने क्या किया कि ऑन विंटर एंड स्प्रिंग वीट के अंदर ये इसने डिस्कशन किया था कि विंटर और स्प्रिंग के अंदर किस टाइप से अलग अलग जो इन्वायरमेंट है उनके अंदर इनमें फ्लावरिंग किस टाइप से इनहिबिटेड रहती है, किस टाइप से इनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है, उसका डिस्कशन उसने किया था। डिटेल स्टडी एंड टर्म वर्नेलाइजेशन बाय लाइसेंको। जनरली यही एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्नेलाइजेशन जो है उसकी डिटेल स्टडी किसने की थी? लाइसेंको ने की थी, और इसी को वर्नेलाइजेशन की डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है Corard defined as a clearization of ability to produce flower by chilling treatment is called as vernalization। यानी इस बंदे ने क्या किया था, इसने बताया अपने को कि जो चिलिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी ठंडा जो लो टेम्परेचर जो है किसका? फ्लावरिंग के ऊपर। एक्लेराइजेशन यानी इसने क्लियर किया कि भाई जो आपके फ्लावरिंग की प्रोसेस है, उस फ्लावरिंग की प्रोसेस पे चिल टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो क्या होता है, उसी को इसने वर्नेलाइजेशन नेम दिया। मेनली एम्ब्रियो टिप, शूट एपेक्स और लीव्स प्रिसेप्ट इंडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट। यानी यहाँ वहाँ तो लीफ एज ए रिसेप्टर काम कर रही थी, और यहाँ कौन काम कर रहा है? यहाँ आपका एम्ब्रियो टिप काम करेगी। एम्ब्रियो की जो शूट टिप और रूट टिप होती है वो वर्क करेगी, या शूट एपेक्स वर्क करेगा,
या फिर लीव्स जो है वो क्या करेगी, इंडक्शन फॉर लो टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर का काम करेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन वर्नेलिन, यानी इसके बाद में कॉन्सेप्ट जैसे वहाँ आया ना फोटो पीरियड से रिलेटेड बात आई थी हार्मोन की, फ्लोरिजिन हार्मोन जो हाइपोथेटिकल हार्मोन था, सेम टू सेम वर्नेलाइजेशन इफेक्ट के लिए हार्मोन का इफेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो था वर्नेलिन। इन वर्नेलाइजेशन वाज गिवन बाय मेल्चर एटॉल, यानी इसके साथी लोगों ने। दिस इज ए हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन बिकॉज नोट हैज़ बीन आइसोलेटेड टिल टुडे, यानी इसको भी आइसोलेट नहीं किया, इसलिए ये भी क्या है, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। आगे लिखा है वर्नेलाइजेशन ऑफ सीड और प्लांट प्रोपाग्यूल इन लेबोरेटरी कैन बी इंड्यूस्ड एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा ये, टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड H2O, यानी वाटर की और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो लो टेम्परेचर है उसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर आप क्या कर सकते हो, सीड को या प्लांट प्रोपाग्यूल का मीनिंग होता है कि जिस टाइप से आपके पास कोई प्लांट पार्ट है, उस प्लांट का स्टेम या रूट कटिंग आप लोगों ने ले ली, उस रूट कटिंग और प्लांट पार्ट से आप लोग न्यू प्लांट डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट जो होता है, उस वेजिटेटिव पार्ट से जिससे प्लांट का डेवलपमेंट होगा, उसी वेजिटेटिव पार्ट को आप नेम देते हैं प्रोपाग्यूल। तो ये कह रहा है कि लैब के अंदर या तो सीड या फिर प्लांट प्रोपाग्यूल जो है उसको इंड्यूस करने के लिए, उसको इंडक्शन के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पे ही उनको इंडक्शन दिया गया था। इफ वर्नेलाइज्ड प्लांट प्रोपाग्यूल आर केप्ट एट हाई टेम्परेचर, यानी इन वर्नेलाइज्ड प्लांट को या जिन प्लांट पार्ट को आपने वर्नेलाइजेशन दे दिया, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दिया कि उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाए इन फ्यूचर, उसको आपने हाई टेम्परेचर पे रख दिया, केप्ट इन हाई टेम्परेचर जस्ट आफ्टर लो टेम्परेचर, यानी इस ट्रीटमेंट के जस्ट बाद है आपने उसको हाई टेम्परेचर पे प्लेस कर दिया, देन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, देन इफेक्ट ऑफ वर्नेलाइजेशन इज रिवर्स, यानी इसमें जो इफेक्ट वर्नेलाइजेशन हुआ था, जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होनी थी वो नहीं होगी, और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज डी वर्नेलाइजेशन, और इस इफेक्ट को क्या बोल देते हैं आप लोग, डी वर्नेलाइजेशन नेम दे देते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, बेटर एंड अर्ली फ्लावरिंग कोज करवा सकता है, और वर्नेलाइजेशन इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फंगल डिजीज, यानी प्लांट के अंदर फंगल डिजीज जो है उसके अगेंस्ट रेजिस्टिविटी आती है, किसके अंदर, वर्नेलाइजेशन के अंदर। तो ये अपना वर्नेलाइजेशन जो है, अपने को जनरली एग्जाम में जो वर्नेलाइजेशन से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन आता है, ये हाइपोथेटिकल वर्नेलिन हार्मोन जो है उसका क्वेश्चन आता है, और सेकंड आपका क्वेश्चन आता है कि वर्नेलाइजेशन टर्मिनोलॉजी है, वर्नेलाइजेशन की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, तो लाइसेंको ने की थी। और थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन यदि बाई चांस आप लोगों से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपके कि वर्नेलाइजेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको निकाल के पूछा जाता है। या फिर जस्ट लेबोरेटरी के अंदर, या ये मान लो आप क्या करते हो कि टेम्परेचर वर्नेलाइज्ड प्लांट को हाई टेम्परेचर देते हो तो उसको बोलते हैं डी वर्नेलाइजेशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, वर्नेलाइजेशन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे प्लांट सेनेसेंस। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपने इसी में ले रहे हैं, प्लांट सेनेसेंस। देखो सेनेसेंस का मीनिंग है कि प्लांट में एजिंग इफेक्ट की बात कर रहा है, कि प्लांट किस टाइप से एजिंग शो कर रहे हैं, किस टाइप से प्लांट की एज इंक्रीज होती है और धीरे धीरे वो डेथ की तरफ जाते हैं। पीरियड फ्रॉम कंप्लीट मैच्योरिटी टू डिग्रेडेशन चेंजेस, यानी प्लांट कंप्लीट मैच्योर हो गया, उसके बाद उसमें डिग्रेडेशन कब तक होगा, कब तक वो डिग्रेड होगा, उसको ही आप बोलते हैं सेनेसेंस। ड्यूरिंग द डेथ of an organ or plant is known as senescence. During senescence, a gradual destruction occurs in प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, या फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन और प्लांट एंड फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट एंड प्लांट पार्ट, यानी प्लांट के टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर, ऑर्गन के अंदर, या फिर कंप्लीट प्लांट के अंदर, या प्लांट की फंक्शनिंग जो है उसके अंदर, या प्लांट के किसी पार्ट की फंक्शनिंग जो है उसमें किसी भी टाइप का डिस्ट्रक्शन जो होता है उसी को आप बोलते हैं सेनेसेंस। ड्यूरिंग द सेनेसेंस
हायर रेट ऑफ कैटाबोलिज्म, यानी यहाँ ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन लाइक एब्सिसिक एसिड हार्मोन, क्योंकि इनिबिटरी हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन। सेनेसेंस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एजिंग एंड लीड टू द डेथ ऑफ प्लांट पार्ट और होल प्लांट। सेनेसेंस एंड एजिंग स्टडीड इन फाइटोजिरेंटोलॉजी, किसके अंदर डिस्कशन करते हैं, फाइटोजिरेंटोलॉजी के अंदर सेनेसेंस और प्लांट की एजिंग का डिस्कशन कर रहे हैं कि किस टाइप से प्लांट के अंदर डेथ जो है वो होती है, प्लांट पार्ट किस टाइप से इनएक्टिव होता है। और अपने को ये भी कंफर्म है कि इस सेनेसेंस से रिलेटेड जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर थे वो कौन से थे, एब्सिसिक एसिड हार्मोन और दूसरा था इथाइलिन हार्मोन। आगे लिखा है सेनेसेंस मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। होल प्लांट सेनेसेंस मतलब कंप्लीट प्लांट ही क्या हो जाएगा बेटा, इसमें डेथ हो जाएगी, या मान लो कंप्लीट प्लांट ही क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसने लिखा है जैसे टोमेटो है, वीट है, मस्टर्ड है, राइस है, बीन्स है, इनके अंदर जनरली कंप्लीट प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है, कंप्लीट प्लांट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ऑर्गन सेनेसेंस मतलब प्लांट का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन, व्हेन प्लांट पार्ट अबाउ ग्राउंड डाइज, यानी ग्राउंड से ऊपर वाला शूट का जो पार्ट है वो डाई हो जाता है। ईच ईयर एंड रूट एंड राइजोम सिस्टम जो है वो लाइव फॉर्म में रहता है, जैसे अल्फा है, शुगर केन है, बनाना है, जिंजर है, इनके अंदर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है वो तो डेड हो जाता है, सॉरी बच जाता है, और जो आउटर पार्ट होता है वो डेड हो जाता है। तो हर साल इनमें क्या हो जाता है, बडिंग की प्रोसेस होकर वापस रीजनरेट हो जाते हैं प्लांट। फिर थर्ड इसने बता रहा है सिक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव सेनेसेंस। एवरग्रीन perennials show progressive or sequential senescence of older leaf, lateral organ, branches, flowering fruit and shoot। यानी ये कह रहा है कि जैसे इसने एग्जांपल दिया है यूकलिप्टिस है और मैंगो है, इनके अंदर जो पुराने पार्ट होते हैं, ओल्ड पार्ट होते हैं, वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली डेड होते रहते हैं और न्यू पार्ट जो उनकी ग्रोथ होती रहती है। तीसरा है एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने फोर्थ का डिस्कशन करेंगे। फोर्थ जो बता रहा है अपने को वो है साइमल्टेनियस और सिंक्रोनस लीफ सेनेसेंस। द पेरेनियल डेसिडुअस प्लांट, देखो पेरेनियल का मीनिंग होता है बाई एनुअल, पेरेनियल आप लोगों को याद हो कि जो अपनी लाइफ के अंदर कितने टाइम तक लीफ को गिराते हैं, बाई एनुअल, पेरेनियल है, बाई एनुअल है, तो इसका मतलब जो प्लांट लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं उनके लिए पेरेनियल की बात करें। ऑल द लीव अंडरगो सेनेसेंस एंड एब्सिशन, यानी कुछ स्पीसीज है जैसे डलबर्जिया शिशु, अजेडिरेक्टा इंडिका, फाइकस एलिगेरोसा, इनके अंदर क्या होता है कि प्लांट लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, यानी ये एनुअल नहीं है, ये बाई एनुअल नहीं है, ये पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, यानी जो लॉन्ग टाइम तक कुछ ईयर्स के लिए प्लांट लाइफ फॉर्म में रहते हैं। उनके अंदर सिंक्रोनस लीफ सेनेसेंस होता रहता है, हर साल उनमें क्या होता है, लीफ फॉल होता है, और वो लीफ फॉल क्या है बेटा, एक टाइप से ये आपके सेनेसेंस को ही शो करता है। फोर्थ, इसके बाद में अपने यानी 4 टाइप आप लोगों ने कर लिया। फर्स्ट कौन सा कर लिया भाई, फर्स्ट आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट प्लांट का, और सेकंड आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया कौन सा, सेकंड जो डिस्कशन किया था वो क्या था, ऑर्गन सेनेसेंस। थर्ड आप लोगों ने किया था आपके सीक्वेंशियल और प्रोग्रेसिव, और फोर्थ वन आपने किया था कौन सा भाई, साइमल्टेनियसली और सिंक्रोनस लीफ सेनेसेंस की बात कर ली थी। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है प्लांट फिजियो के अंदर अपने, उसी में डिस्कशन कर रहे हैं एब्सिशंस। एब्सिशंस का मतलब है डी अटैचमेंट ऑफ सेनेसेंस और मैच्योर प्लांट ऑर्गन लाइक लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, ड्यू टू चेंज इन द हार्मोनल एक्टिविटी। हार्मोनल एक्टिविटी में या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में चेंज होने की वजह से जो प्लांट का मैच्योर पार्ट है उसका डी अटैचमेंट हो जाता है, मतलब प्लांट से वो गिर जाता है प्लांट पार्ट। देयर इज ए सेपरेशन लेयर, एब्सिशन लेयर की मैं बार बार बता रहा हूँ इस टाइप से। सपोज दैट ये अपने पास लीफ है प्लांट पे लगी हुई, इस एरिया में किसी डेड लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये डेड लेयर जो होती है उसी को आप बोलते हैं एब्सिशन लेयर। इज फॉर्म्ड विद इन द रीजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ दीज पार्ट। जैसे लीफ है, इसका अटैचमेंट प्लांट के साथ इस एरिया में था, तो इस एरिया पे एब्सिशन लेयर की फॉर्मेशन हो रही है। सेल वॉल layers and middle lamella are dissociated by the activity of cellulase and pectinase। ये कह रहा है इस एरिया के अंदर
जो मिडल लेमिला है, सेल वॉल जो है वो सेलुलेज एंजाइम और पैक्टिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, गल जाती है, खराब हो जाती है। पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की प्रेजेंस में ड्यूरिंग द एब्सिशन, और इस टाइम में जब ये जैसे ये लेयर यहाँ से एब्सिस हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी, उसी टाइम प्लांट पार्ट क्या है नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन इज मेन कंट्रोलर ऑफ एब्सिशन प्रोसेस, यानी इसका मेन कंट्रोलर कौन है आपका, एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है वो मेन कंट्रोलर है किसका, एब्सिशन का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ये अपने टॉपिक कंप्लीट हो गए। आरबीएससी की बुक का एक बार आप रीडिंग जरूर करें, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को मिलेंगे, मेरे से डिस्कशन करना, उसके बाद अपने बात करेंगे। प्लांट फिजियो अपनी कंप्लीट होती है, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो एनिमल फिजियो से रिलेटेड ही डालूंगी। थैंक यू।